जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 16वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 15वां क्लास देखा था, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 को डिस्कस करा था। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में हम लोगों ने आवेश, विभवांतर और विद्युत धारा को समझा था और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा था, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे, प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है और प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। मेरे मित्र, आप में से बहुत सारे मित्रों का ये शिकायत रहता है कि सर प्रतिरोध को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको प्रतिरोध 7 जन्म तक अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग इन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल, आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो है ओम का नियम। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ओम का नियम क्या होता है, तो बड़ा ही सरल शब्दों में आप याद रखिएगा कि किसी भी चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध होता है और उसी संबंध को बताने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सर धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि धारा और विभवांतर के बीच संबंध किसने बताया था, तो आप सभी कहेंगे सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। और जॉर्ज साइमन ओम को सम्मान देने के लिए ही हम लोग धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि ओम का नियम कहता है कि अगर कहीं पे ताप निश्चित है और उस जगह पे किसी चालक या परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि नियत ताप पर चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ओम का नियम क्या होता है, तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहा जाता है। और ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी चालक से जो प्रवाहित धारा होती है वो किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। और इसीलिए आप सभी क्या लिखते हैं, आप सभी लिखते हैं कि गुरुजी V समानुपाती क्या होता है, I होता है। या नहीं तो अगर आपको इतना चीज़ नहीं याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं कि ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनल साइन है इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि सर हम लोग V = IR लिखते हैं, यानी कि R से रिप्लेस कर देते हैं। ये R क्या है, तो आप सभी कहते हैं सर ये प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर प्रतिरोध जो है ये क्या है, ओम के नियम का नियतांक है, यानी कि ओम्स लॉ का कांस्टेंट है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्रतिरोध क्या होता है, तो सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ओम के नियम का नियतांक को ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग V = क्या लिख रहे हैं, IR लिख रहे हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। यानी कि आप प्रतिरोध के लिए क्या फार्मूला लिख सकते हैं, तो विभवांतर बटा धारा लिख सकते हैं। या फिर आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है।
मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे R इक्वल टू V बाय आई लिखा हुआ है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ओम के नियम का नियतांक है, और आपका ऑप्शन क्या रहता है? आपका ऑप्शन रहता है V प्लस आई, दूसरा ऑप्शन रहता है V इंटू आई, और तीसरा ऑप्शन रहता है V माइनस आई, और चौथा ऑप्शन रहता है V बटा आई। क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग देख पा रहे हैं R इक्वल टू V बाय आई होता है, और प्रतिरोध जो है वो क्या है? ओम के नियम का नियतांक है। तो ओम के नियम का नियतांक इक्वल टू V बाय आई होता है। तो हम सभी कह सकते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसका ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ओम के नियम का नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि जब आप यहाँ पे R इक्वल टू V बाय आई कह रहे हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग I इक्वल टू V बाय आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V बाय आर भी लिख सकते हैं। यानी कि विद्युत धारा के लिए आपका एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के सामने आ जाता है, और वो क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा कि ओम्स लॉ के बारे में अगर आपको इतना सा चीज़ मालूम है तो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में और ज़्यादा बताओ। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोध की, या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। जस्ट अभी आपने देखा है कि प्रतिरोध क्या है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध जो है ये ओम्स लॉ का कांस्टेंट है। ओम्स लॉ का क्या है? नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करें तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो हर एक चालक पदार्थ का गुण होता है, जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का क्या करता है? विरोध करता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध ओम के नियम का नियतांक है, लेकिन जब आप किसी चालक तार के सेंस में इसको डिफाइन करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि प्रतिरोध हर एक चालक पदार्थ का एक गुण होता है, जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का क्या करता है? विरोध करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने अभी जस्ट प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या देखा है? तो आपने देखा है कि सर R इक्वल टू क्या होता है? V बाय आई होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे जो ये V है ये किसको बता रहा है? विभवांतर को बता रहा है। और विभवांतर का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। साथ ही यहाँ पे जो I है वो क्या है? आप कहेंगे सर विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी एम्पियर होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट हो जाता है? तो वोल्ट पर एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का यूनिट हो जाता है, रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाता है। चूंकि प्रतिरोध के बारे में किसने बताया था? तो ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए ओम के सम्मान में प्रतिरोध का यूनिट भी हम लोग क्या लिखते हैं? तो सर ओम लिखते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक ओम इक्वल टू कितना होता है? तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक ओम इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक ओम इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आप सभी कहेंगे 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम होगा। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, ये बहुत सारे कारकों से प्रभावित भी होता है। और वे कारक कौन कौन से हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, और इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चालक तार बहुत लंबा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और अगर कोई चालक तार छोटा है तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? सर छोटा होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई चालक तार है। ये क्या है? आपका
कोई चालक तार है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी लंबाई हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप काट देख रहे हैं यहाँ इसका कुछ ना कुछ क्या होगा सर, एरिया होगा, और इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि चालक का प्रतिरोध तापमान पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और अगर तापमान बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आपसे अर्धचालक की बात करी जाए कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, जबकि चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी कि वो चालक आपका किस चीज का है, कोई अच्छा सुचालक है या फिर कोई आपका लो कैटेगरी का सुचालक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर चालक का प्रतिरोध 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा चीज, तो पहला चालक तार के लंबाई पर, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा तापमान पर, और चौथा चालक पदार्थ के प्रकृति पर। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको आप इक्वेशन 2 मान ले तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो RHS है वो बराबर है जबकि LHS क्या है, अलग अलग है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं कि RHS जो है वो दोनों का बराबर है और LHS अलग अलग है, तो हम ये लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर R इक्वल टू हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनल साइन के बदले यहाँ पे रो आ जाएगा, रो इंटू L/A। क्या हो जाएगा सर, रो इंटू L/A। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि ये जो रो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या आप इसी को रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रतिरोधकता क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध के बारे में आप सभी क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में आप सभी कह रहे हैं कि सर प्रतिरोध जो होता है ये प्रत्येक चालक पदार्थ का एक गुण होता है जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है, और किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है वो इस चीज के बारे में बताता है कि किसी भी चालक तार के द्वारा जो धारा के प्रवाह का विरोध किया जा रहा है वो कितना तेजी से किया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर प्रतिरोधकता किसी भी चालक तार के बारे में ये बताता है कि उस चालक तार के द्वारा विद्युत धारा का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि सर R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है, तो क्या हम इसी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि R इक्वल टू रो L/A। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर ये रो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा जब आप यहाँ से रो निकालेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये RA बटा L हो जाएगा। RA बटा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला RA बटा L होता है। क्या होता है फॉर्मूला, RA बटा L होता है। साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला RA बटा L है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है इसका यूनिट ओम होता है। तो लीजिए हमने यहाँ पे ओम का साइन लिख दिया, और ये जो आपका A है ये क्या बता रहा है, आप कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया को बता रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बता रहा है। आप ये बताइए कि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है। तो लीजिए हम यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे L है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो बटा आपका M हो जाएगा। ये M इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो जहां भी आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे ओम होता है, और प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि R इक्वल टू V/I होता है, जबकि प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे RA बटा L होता है।
अगर आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से संबंधित ये फॉर्मूला मालूम है तो मेरे ख्याल से इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रतिरोधकता टॉपिक भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। साथ ही ध्यान में रखेंगे एक सबसे अहम बात कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक तार के लंबाई या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आपसे कोई भी अगर ये पूछे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोधकता किस चीज पर निर्भर करता है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करती है, बाकी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से चांदी का प्रतिरोधकता कितना होगा, निम्नलिखित में से तांबे का प्रतिरोधकता कितना होगा, निम्नलिखित में से कांच का प्रतिरोधकता कितना होगा। मैंने आपको कई बार बताया है थ्योरेटिकल सेशन वाले में, ऐसे अभी भी बता रहा हूं, आप सभी याद रखेंगे। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चांदी का प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ध्यान में रखिएगा कि चांदी की प्रतिरोधकता जितने भी चालक पदार्थ हैं सबसे क्या होती है? कम होती है। इसीलिए चांदी को क्या बोला जाता है? अच्छा सुचालक बोला जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तांबे का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर तांबे का प्रतिरोधकता चांदी से एक ज्यादा होता है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है? तो आप कहेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि तांबा का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, चांदी का 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी आपको तांबा का प्रतिरोधकता कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आपको परेशान नहीं होना है। 1.69 को जब आप लगभग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर लिखेंगे। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कांच का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कांच का प्रतिरोधकता 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर होता है। तो ये आप वैल्यू भी याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे मित्र, अगर आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से संबंधित इतना सारा चीज मालूम रहता है तो मेरे ख्याल से इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा और आप सबों ने बचपन से इस चीज़ को पढ़ा होगा कि प्रतिरोध को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, यानी कि संयोजित कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका श्रेणीक्रम संयोजन। पहला कौन सा होता है आपका? श्रेणीक्रम संयोजन। मेरे मित्र, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका दूसरा होता है संयोजन वो क्या कहलाता है? तो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में हम लोग प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? बैटरी लगाएंगे, स्विच लगाएंगे और साथ ही साथ आपको इसमें प्रतिरोध का संयोजन करना है। तो जब भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसको हम लोग आगे पीछे कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं सर? आगे पीछे कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है और ये क्या है सर? R3 प्रतिरोध है। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि जो R1 प्रतिरोध का आगे वाला भाग है वो R2 प्रतिरोध के पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ है और जो R2 प्रतिरोध का आगे वाला भाग है वो R3 के पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब बहुत सारे प्रतिरोधों को हम लोग आगे पीछे कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि एक प्रतिरोध का पीछे वाला भाग दूसरे प्रतिरोध के आगे वाले
भाग से जुड़ जाता है और दूसरे प्रतिरोध का जो आगे वाला भाग होता है वो तीसरे प्रतिरोध के पीछे वाले भाग से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो आपका समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो कुल प्रतिरोध की बात की जाती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम लोग RS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RS से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी RS इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और इस तरह से और भी अगर प्रतिरोध रहता तो उसको हम लोग क्या करते सर? जोड़ते चले जाते। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए जो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, या सीधे शब्दों में श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहेंगे उन सबों का जो वैल्यू होगा उसको आप जोड़ देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपका जुटता है तो यहाँ पे क्या समान रहता है? आप सभी कहेंगे कि सर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान क्या रहता है सर? समान रहता है। जबकि विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। जबकि विभवांतर क्या होता है आपका? अलग अलग होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में क्या समान रहता है और क्या अलग रहता है? आप सभी क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध जुटेगा तो उससे एक ही धारा बहेगी, जबकि सारे प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से जो आपको समतुल्य प्रतिरोध मिलता है वो आपका कौन सा प्रतिरोध का मान होता है? आप सभी कहेंगे अधिकतम प्रतिरोध का मान होता है। या आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोगों को अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? आप सभी कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो आप चाहें तो इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो अधिकतम प्रतिरोध को बताता है। किसको बताता है सर? तो अधिकतम प्रतिरोध के मान को बताता है। अधिकतम प्रतिरोध के मान को बताता है। मान को बताता है। या आप कह सकते हैं कि सर जब भी हम लोग प्रतिरोध को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है सर? मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलता है। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो श्रेणी क्रम की बात हो गई, लेकिन ये बताओ समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो आइए उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसका एक छोर अलग पॉइंट पे जोड़ते हैं और दूसरा छोर अलग पॉइंट पे जोड़ते हैं। आप कहेंगे सर कैसे जोड़ते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग समांतर क्रम संयोजन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करें तो आप सभी कहेंगे कि सर बैटरी होगा, साथ ही क्या होगा सर? स्विच भी होगा, और हमको इसमें क्या करना है सर? प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। ध्यान में रखिएगा ये आपका क्या है? पहला प्रतिरोध हो जाता है, और यहाँ पे जब आप दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसको आप कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ये आपका जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ये क्या है सर? R1 प्रतिरोध है, ये क्या है? R2 प्रतिरोध है, और ये क्या है सर? R3 प्रतिरोध है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग जब समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसमें क्या समान रहता है और क्या अलग अलग होता है? ध्यान में रखिएगा कि समांतर क्रम में जैसे ही हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है वो तीन भाग में बंट जाता है, यानी कि I1, I2 और I3 में बंट जाता है। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि सर यहाँ पे धारा आने के साथ ही तीन भाग में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा का मान अलग अलग होता है। जबकि आप यहाँ पे विभवांतर की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर विभवांतर तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मापा जाएगा, यानी कि विभवांतर क्या होगा? समान होगा, जबकि धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है? समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग 1/Rp से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होगा, आप कहेंगे 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी तरह से और भी प्रतिरोध रहता तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल करके यानी कि व्युत्क्रम करके जोड़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं इससे हम लोगों को कौन सा प्रतिरोध का मान मिलता है, न्यूनतम प्रतिरोध का मान मिलता है। या जब हम लोगों को न्यूनतम प्रतिरोध की जरूरत होती है तो प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, आप कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने से हम लोगों को न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि मिनिमम प्रतिरोध क्या होता है सर, प्राप्त होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। या जब भी आपसे ये बोला जाए कि अगर हमको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना होगा तो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मेरे मित्र प्रतिरोधों के संयोजन से बस आपको इतना सा ही बात ध्यान में रखना है, बाकी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध डैश होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 ओम, दूसरा ऑप्शन है 15 ओम, तीसरा ऑप्शन है 10 ओम मीटर और चौथा ऑप्शन है 15 ओम मीटर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका R1 कितना है, 5 ओम है, दूसरा आपका R2 कितना है, 6 ओम है और R3 कितना है, तो सर 4 ओम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इन सबों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर अभी हम लोग पढ़े हैं कि RS = क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। और हम सभी कह सकते हैं कि सर ये 5 + 6 प्लस कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हो जाएगा 15 ओम। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 1/5 ओम है। तो इन सारे प्रतिरोध को हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे कि हम लोगों को अधिकतम प्रतिरोध मिल जाएगा और साथ ही साथ उस अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि जब भी हम लोगों को अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है, यानी कि हम लोगों को जब मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त करना होता है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त करना होता है, तो हम लोग प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने प्रतिरोध हैं, आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल 5 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, तो सर प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, प्रत्येक रेसिस्टेंस का मान कितना दिया हुआ है, 1/5 ओम। जब आपको इन 1/5 ओम वाले प्रतिरोध से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होगा तो आप सभी क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और सर RS = हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 बार जोड़ना है। तो आपका एक और बार लिख लीजिए 1/5, ये आपका हो गया सर 5 बार लिखा हुआ। अब इन सबों को जोड़ दीजिए। आप कहिएगा गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको कोई भी बना सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5/5 कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी आपसे ये बोला जाए कि अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोधों को। जब भी आपसे ये बोला जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे।
आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल का कुल प्रतिरोध कितना होगा। बताइए ना बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रृंखला में जुड़ा हुआ 3 20 ओम का जो कॉइल है उसका प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर पहले ही क्लियर किया जा रहा है कि प्रतिरोध कितना है, तो सर टोटल प्रतिरोध 3 है और एक प्रतिरोध का मान कितना है 20 ओम है। कहा जा रहा है कि श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, यानी कि हम लोग RS इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 60 ओम हो जाएगा। आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र अगर आपके पास एक सही बेसिक कंसेप्ट है तो इन सब टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी सीधे क्या कहते हैं, आप सभी सीधे कहते कि गुरुजी यहाँ पे एक कॉइल का प्रतिरोध 20 ओम है, चूंकि 3 कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसीलिए हम सीधे सीधे ये कह सकते थे कि जो समतुल प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, तो 20 या 60 हो जाएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 46 ओम, दूसरा ऑप्शन है 50 ओम, तीसरा ऑप्शन है 48 ओम और चौथा ऑप्शन है 40 ओम। क्या होगा इसका आंसर। आप में से बहुत सारे मित्र क्वेश्चन का जो इतना बड़ा लैंग्वेज है उसी में कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि सर यहाँ पे बहुत सारा डाटा दे दिया गया है, अब हम लोग कैसे प्रतिरोध निकालेंगे। बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार अगर आप एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो 12 वोल्ट के बैटरी की बात की जा रही है तो ये जो हमारा इस सर्किट में बैटरी है इसका विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है। फिर क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो परिपथ में इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है यानी कि विद्युत बल्ब लगा हुआ है, उस विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध कितना है। तो आप कहेंगे सर 40 ओम। ध्यान में रखिएगा जब भी आपसे इलेक्ट्रिक लैंप के प्रतिरोध की चर्चा करी जाए तो आप वहां पे क्या समझेंगे, आप वहां पे इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट का प्रतिरोध समझेंगे। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसका प्रतिरोध कितना है 40 ओम है और ये जिस तार से जुड़ा हुआ है उसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम है और ये दोनों ही किससे कनेक्ट है, तो 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है और किस में जुड़ा हुआ है, तो गुरुजी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है यानी कि श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे कि सर पहला प्रतिरोध तो ये हो जाएगा हमारा सुचालक का प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक लैंप का प्रतिरोध है ये हो जाएगा और ये दोनों ही किस में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम सीधे सीधे ना कह देंगे RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 + R2। R1 कितना 8, R2 कितना 40, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 48 ओम। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो 12 वोल्ट का जिक्र किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए किया गया है और आपके माइंड को चेक करने के लिए कि ताकि आप इन सब चीजों से प्रभावित होते हो या नहीं होते हो, जबकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सीधा सा पूछा जा रहा है। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ भी एक सही कंसेप्ट रहता है तो आपको इतना सारा चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप सभी क्या कहते हैं कि सर 8 ओम और 40 ओम दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 48 ओम। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो पहले ही कहा जा रहा है कि दोनों को श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 8 ओम, तीसरा ऑप्शन है 2 ओम और चौथा ऑप्शन है 0.5 ओम। क्या होगा इसका आंसर। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक सुचालक है, ठीक है, और इससे कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, यानी कि इसका जो दोनों सिरा है,
इसका जो दोनों सिरा है इसके बीच में कितना वोल्ट का विभवांतर है, 4 वोल्ट का विभवांतर है। यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पे है, इसका मतलब ये हुआ कि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है, और इसे धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सभी कहेंगे कि सर प्रतिरोधकता को तो हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L होता है, तो क्या हमको यहाँ पे प्रतिरोधकता निकालना होगा? बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध को आम बोलचाल के भाषा में या क्वेश्चन सेट करने के क्रम में प्रतिरोधकता बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ओम करके वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही आपके ऑप्शन में ओम सिर्फ लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध की बात की जा रही है और हमको क्या निकालना होगा, प्रतिरोध निकालना होगा, चाहे आपके क्वेश्चन में प्रतिरोधकता ही क्यों ना लिखा हो। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ रहे, ओम मीटर लिखा हुआ रहे, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि सर हम लोगों को प्रतिरोधकता निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि ओम मीटर किसका यूनिट है, तो प्रतिरोधकता का यूनिट है। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन में ओम दिया हुआ रहे तो आप क्या निकालेंगे, आप वहां पे प्रतिरोध निकालेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन में प्रतिरोधकता ही क्यों ना बोला जाए। तो ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर तब तो हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे। बिल्कुल सर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, R=V/I हो जाता है। और हम सभी क्या कहेंगे कि यहाँ पे विभवांतर 4 वोल्ट है, विद्युत धारा 2 एम्पियर है, 2 2 जा 4 होता है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर 2 ओम। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख प्रतिरोध पर छूती है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख प्रतिरोध पर छूती है। मेरे मित्र आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मान कितना होगा जबकि विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। साथ ही साथ प्रतिरोध कितना है, तो सर प्रतिरोध 1 लाख ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, 1 लाख ओम दिया हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग I=V/R लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका विभवांतर कितना है, 12 है, ये क्या हो जाएगा, 12/1 लाख हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 लाख हो जाएगा। मेरे मित्र क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसी को हम लोग 12 और यहाँ पे 1 पे 5 जीरो है तो हम इसको 10⁵ लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10⁵ लिख सकते हैं। आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी अगर 10⁵ को ऊपर ले जाएं तो हम लोग 12 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे पॉइंट डाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर में से 1 घट जाएगा। यानी कि आप सभी इसी वैल्यू को 1.2 × 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं और ये क्या हो जाता है, आपका सबसे प्योर फॉर्म हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इससे प्रवाहित जो धारा होगी वो 1.2 × 10⁻⁻4 एम्पियर होगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ था, प्रतिरोध दिया हुआ था और विद्युत धारा निकालना था। सिर्फ आप यहाँ पे कैलकुलेशन पे 1-2 बार फोकस कर लीजिएगा, आपका इस टाइप का प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 ओम, दूसरा ऑप्शन है 2.75 ओम, तीसरा ऑप्शन है 1.25 ओम और चौथा ऑप्शन है 1.00 ओम।
क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक चालक तार है। क्या है सर? चालक तार है। और इस चालक तार की प्रतिरोध कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? तो गुरुजी R = 11 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11 ओम दिया हुआ है। तो मेरे मित्र क्या हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि सर R फॉर्मूला होता है ρl/a। क्या फॉर्मूला होता है? ρl/a। और यहाँ पे जो a है ये क्या है? तो सर ये a जो है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्या, कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया है। क्या है सर? जो आपका तार का आगे वाला भाग है उसके काट का एरिया है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया है। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो तार का अनुप्रस्थ काट है वो कैसा है? आप कहेंगे सर वृत्तीय है। तो आप ये बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर तब तो हम लोग R = ρl/πr² लिख सकते हैं इस a की जगह। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये जो चालक तार है इसका प्रतिरोध कितना है? 11 ओम है। और आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी R = ρl/πr² हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिरोध दिया हुआ है तो यहाँ पे ρl/πr² कितना है सर? 11 ओम है। कितना है सर? 11 ओम है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन के दूसरे भाग में कहा जा रहा है कि अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ये जो आपका चालक तार है और इसके अनुप्रस्थ काट का जो ये त्रिज्या है इसको अगर क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो नया जो आपका प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम लोग नया प्रतिरोध R' की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर ρl/πr, यहाँ पे r के जगह हम लोग 2r लिखेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए सर 2r का स्क्वायर कर दिए। आप सभी फिर से कहेंगे कि गुरुजी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा ρl/π, ये आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4r² हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ρl/πr² × 1/4। हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपका 4 था उसको अलग कर दिया। आप सभी कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका ρl/πr² है इसका वैल्यू कितना है? आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चालक का प्रतिरोध कितना है? 11 ओम। और हम सभी ने अभी जस्ट देखा है कि प्रतिरोध इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, तो ρl/πr² और कितना दिया हुआ है सर इसका वैल्यू? 11 ओम दिया हुआ है। तो क्या इस 11 ओम को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे आप रखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 11 × 1/4। क्या हो जाएगा? 11 × 1/4। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 11 को 4 से डिवाइड करा जाएगा ये हो जाएगा 2.75। कितना हो जाएगा? 2.75। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध इतना है और उस चालक तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? आप सभी झट से क्या कहेंगे? झट से कहेंगे कि सर R = फॉर्मूला क्या होता है? ρl/a। क्या होता है फॉर्मूला? ρl/a। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर तार का जो कटा हुआ भाग होता है वो होता है। और कटा हुआ भाग कैसा होता है? तो सर वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। और वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे πr²। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को R = ρl/πr² के रूप में भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रतिरोध 11 ओम है। कब? जब इसके त्रिज्या को दोगुना नहीं किया जाता है तब। इसीलिए हम लोगों ने ये जो 11 ओम का प्रतिरोध का मान था उसको इसके बराबर मान लिया। और जब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जा रहा है तो जब आपने त्रिज्या को दोगुना करा तो आपका वैल्यू ये आ गया। और पहले से आपको इसका वैल्यू मालूम था, बस उसको डिवाइड कर देना था। तो जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सेम कंसेप्ट यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा डैश, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, दोगुनी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है आधी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है 3 गुनी हो जाती है। क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र आपसे बड़ा ही सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए यानी कि R = R/2 कर दिया जाए तो जो धारा का मान है वो क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी फॉर्मूला होता है I = V/R। क्या फॉर्मूला होता है? I = V/R। कब? जब आपका विभवांतर V हो और प्रतिरोध R हो। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं I = क्या सर? V/R/2। मेरे मित्र जब आप इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा V × 2/R। क्या हो जाएगा सर? V × 2/R। या आप इसी को और सजा के लिखना चाहेंगे तो आप सभी क्या लिख सकते हैं कि सर 2 × V/R। क्या लिख सकते हैं? 2 × V/R। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर जब विभवांतर V हो, प्रतिरोध R हो, तब आपका विद्युत धारा कितना होता है? V/R होता है। और जब प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तब आपका जो विद्युत धारा होता है वो कितना होता है? तो 2 × V/R हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो 2 है ये क्या बता रहा है कि सर धारा जो है वो दोगुना हो जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.29, दूसरा ऑप्शन है 2.9 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 29 एम्पियर और आपका चौथा ऑप्शन है 0.029 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉइल का प्रतिरोध है 750 ओम। कितना है सर? 750 ओम। और इसको कितना वोल्ट का विभवांतर से धारा मिल रहा है? तो सर 220 वोल्ट के स्रोत से इसको क्या मिल रहा है? विद्युत धारा मिल रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि धारा का मान क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी I = V/R होता है। क्या होता है फॉर्मूला? V/R होता है। विभवांतर कितना है? तो सर विभवांतर 220 है। आपका प्रतिरोध कितना है? 750 है। ये जीरो सेटल हो जाएगा। 22 को जब आप 75 से डिवाइड कीजिएगा आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 0.29 के समथिंग आएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना धारा प्रवाहित होगी, आप कहेंगे 0.29 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है और यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 24 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 8.5 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 12 एम्पियर। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ये क्वेश्चन है डाटा बदल करके सेम पैटर्न पे 3-4 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में न्यूमेरिकल के रूप में आए हुए हैं और आप में से बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन को लेकर के परेशान रहते हैं। तो आज के बाद से आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। क्वेश्चन में दो आपका पार्ट है। पहला पार्ट में क्या कहा जा रहा है? पहला पार्ट में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो परिपथ है या टर्मिनल है उसके बीच विभवांतर कितना है। तो सर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर है 60 वोल्ट। विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट। साथ ही साथ जब विभवांतर 60 वोल्ट है तब इसको स्रोत से कितना धारा मिल रहा है? तो सर 4 एम्पियर का धारा मिल रहा है। कितना धारा मिल रहा है सर? 4 एम्पियर का धारा मिल रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि अगर विभवांतर को बढ़ा करके, यानी कि आपके सेकेंड स्टेज में क्या कहा जा रहा है कि अगर विभवांतर को बढ़ा करके 150 वोल्ट कर दिया जाए, विभवांतर को बढ़ा करके क्या कर दिया जाए सर? 150 वोल्ट कर दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तब प्रवाहित धारा कितनी होगी। ये चीज आपको बताना है। जरा सा आप ये बताओ कि आपके इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक हीटर की बात की जा रही है, आपके इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक हीटर की बात की जा रही है, क्या ये बदल रहा है? मतलब ये कि आपके पहले कंडीशन में भी यही इलेक्ट्रिक हीटर है और दूसरे कंडीशन में भी क्या है सर? यही इलेक्ट्रिक हीटर है। सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है?
तो विभवांतर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? विभवांतर बदल रहा है। भाई मेरे आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका प्रतिरोध दोनों जगह क्या होगा? समान होगा। दोनों जगह क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हीटर नहीं बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ विभवांतर को बढ़ाया या घटाया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक हीटर की, जिसका क्वेश्चन में चर्चा करा जा रहा है, उसका प्रतिरोध R है, तो हमको R कैसे पता चलेगा? भाई मेरे आसानी से पता कर सकते हो। कैसे? तो आपके पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो टर्मिनल है उसके बीच में 60 वोल्ट का क्या है? विभवांतर है, और उसको स्रोत से कितना धारा मिल रही है? 4 एम्पियर का धारा मिल रही है। तो भाई मेरे यहाँ पे V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन से आप R ना निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी R इक्वल टू फॉर्मूला होता है V/I, तो हम लोग पहले सिचुएशन से इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। हम सभी क्या कहेंगे कि 60 बटा कितना हो जाएगा? 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका प्रतिरोध 15 ओम है, इसमें क्या किया जा रहा है? तो विभवांतर को बढ़ा करके 150 वोल्ट कर दिया जा रहा है। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है जब विभवांतर को 150 वोल्ट कर देंगे तब इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, या स्रोत से ये कितना विद्युत धारा खींचेगी? आप सभी कहेंगे कि सर प्रतिरोध तो यहाँ भी ना बदलेगा, तो हम क्या कह सकते हैं? R इक्वल टू 15 ओम। R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सर? 15 ओम होगा। अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस मालूम है, अब विभवांतर मालूम है, तो धारा ना निकाल लीजिएगा। आप कहिएगा गुरुजी I इक्वल टू हो जाएगा V/R, I हो जाएगा 150, अब बटा कितना है प्रतिरोध? 15, तो 15 दहें कितना होता है? 10। तो आप बताइए कि जब विभवांतर बढ़ा करके 150 वोल्ट कर दिया जाएगा तब इलेक्ट्रिक हीटर सोर्स से कितना विद्युत धारा लेगा? आप कहेंगे 10 एम्पियर का विद्युत धारा लेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है I/V एक नियतांक है, दूसरा ऑप्शन है V/I एक नियतांक है, तीसरा ऑप्शन है V/I एक नियतांक है, और चौथा ऑप्शन है V+I एक नियतांक है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? आप सभी कहेंगे कि सर चालक से प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध है ये किसके द्वारा बताया गया था? आप कहेंगे ओम के द्वारा बताया गया था। और जो संबंध बताने वाला नियम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और आप सभी ने अभी जस्ट देखा था कि ओम के नियम के लिए क्या कांस्टेंट निकल के आता है? आप कहते हैं सर R निकल के आता है। साथ ही हम लोग R इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? V/I पढ़ते हैं, यानी कि V/I जो है वो क्या है सर? तो एक नियतांक है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में विद्युत धारा 10 एम्पियर दिया हुआ है और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 50 ओम दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? विभवांतर, यानी कि V इक्वल टू व्हाट? आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? IR होता है। क्या फॉर्मूला होता है? IR होता है। और आपको यहाँ पे I भी मालूम है, R भी मालूम है। आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 10 × 50, कितना विभवांतर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 500 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 24 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8.5 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है 12 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी करके आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी।
क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.6 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 0.9 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 0.3 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य जो है आपका एक 20 ओम श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और साथ ही इसको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों प्रतिरोध के बीच धारा कितनी बहेगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हमारा पहला प्रतिरोध R1 कितना है? 10 ओम है और दूसरा प्रतिरोध R2 कितना है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ओम है। तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि यहाँ पे इस दोनों ही प्रतिरोध को जब सीरीज में जोड़ा जा रहा है यानी कि श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे कुल प्रतिरोध तो सीधे हम लोग 10 और 20 को जोड़ देंगे यानी कि 30 ओम हो जाएगा। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस दोनों ही प्रतिरोध को किससे जोड़ा जा रहा है? तो 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जा रहा है। बैटरी से आपको क्या मिलती है? विभवांतर मिलती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इस 10 ओम के प्रतिरोध और 20 ओम के प्रतिरोध दोनों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाएगा और फिर उसको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा तो आपका जो प्रतिरोध से बहने वाली धारा होगी उसका मान क्या होगा? यानी कि I इक्वल टू व्हाट? बताइए, ना बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? V/R होता है। आपका यहाँ पे विभवांतर कितना है? 6। लीजिए हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं। बटा कितना हो जाएगा? तो सर 30 ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? समतुल्य प्रतिरोध लेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध आपका कितना है? 30 है। तो आप कहिएगा सर 6/30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5 आपका, यानी कि 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। ये हो गया आपका 1/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? तो 1200 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1200 ओम। साथ ही विभवांतर कितना है? तो 220 वोल्ट है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा कितना फ्लो होगी? आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी हम लोग I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V/R लिखेंगे। विभवांतर हमारा कितना है? 220 है। और आपका प्रतिरोध कितना है? तो सर प्रतिरोध 1200 है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22/120। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये 0.18 के समथिंग आएगा, यानी कि आपके विद्युत बल्ब के फिलामेंट से कितना धारा बहेगी? आप कहेंगे 0.18 एम्पियर धारा बहेगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 18 ओम, दूसरा ऑप्शन है 2 ओम, तीसरा ऑप्शन है 3 ओम और चौथा ऑप्शन है 6 ओम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके पास टोटल 3 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 ओम है और इस तीनों ही प्रतिरोध को किस में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर प्रत्येक प्रतिरोध का मान 6 ओम है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू कितना होगा? 6 ओम। R2 इक्वल टू कितना होगा? 6 ओम। और R3 इक्वल टू कितना होगा? 6 ओम। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? आप कहते हैं 1/RP इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अगर और प्रतिरोध रहता तो इसी तरह से जोड़ते चले जाते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जो आपका तीनों प्रतिरोध का मान 6 ओम है उसको आपने व्युत्क्रम करके यहाँ पे लिख दिया और इसको क्या करना है? जोड़ना है। आप कहेंगे सर इस सब का हर बराबर है तो हम सीधे 3/6 लिख सकते हैं। 1 2 और 3 तो 3/6 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूना
दूना 6, यानी कि 1/RP इक्वल टू कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर RP इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम, यानी कि जब इस तीनों 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, आप कहेंगे 2 ओम हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका सॉल्यूशन 100% कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।